हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेटर। माय नेम इज संजीव कुमारी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया है C3 साइकिल, जिसे केल्विन साइकिल भी कहते हैं, और इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं C4 साइकिल। C4 साइकिल की डिस्कवरी किसने की? मार्शल डेविडसन हैच एंड चार्ल्स रोजर स्लैक ने। C4 साइकिल को HSK और हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहते हैं। C3 साइकिल में हमने क्या स्टडी किया था? RUBP जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है, यह CO2 के साथ कंबाइन करके PGA बनाती है। PGA के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। PGA 3 कार्बन कंपाउंड है और यह प्रक्रिया रूबिस्को नामक एंजाइम के द्वारा होती है। रूबिस्को का फुल फॉर्म है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, और यह जो है यह थोड़ी ड्वेल नेचर की है। 2 तरह का बिहेवियर होता है इसका, यानी कह सकते हैं कि इसकी जो कैरेक्टर है वह ढूल मूल वाली कैरेक्टर है। रूबिस्को जनरली जो है वह RUBP के साथ CO2 को कंबाइन करती है, पर कभी-कभी एडवर्स सिचुएशन में, यानी जब एक्सट्रीमली हॉट हो, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और ऐसे में C3 प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो वाटर लॉस होने वाली होती है उससे बचने के लिए क्या करती है, C3 प्लांट्स अपने स्टोमाटा को क्लोज कर लेती है। स्टोमाटा जो है इस तरह से क्लोज हो जाती है ताकि वाटर लॉस ना हो सके, वाटर लॉस को प्रिवेंट किया जा सके। और ऐसी स्थिति में क्लोरोप्लास्ट के अंदर CO2 की कमी हो जाती है, क्योंकि CO2 एनवायरनमेंट से अंदर नहीं आ पा रहे हैं और अंदर जो ऑक्सीजन है वह बाहर नहीं जा पा रही है, तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन वहां पर बढ़ती चली जाती है और एक एडवर्स सिचुएशन बन जाती है। यानी जब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम हो और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो और एक्सट्रीम हीट पड़ रही हो, और ऐसे में क्या होता है कि रूबिस्को एंजाइम RUBP को CO2 के साथ कंबाइन ना करवा के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर देती है, और क्या प्रोडक्ट बनते हैं? PGA बनते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट जो कि 2 कार्बन की कंपाउंड है। और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। फोटो रेस्पिरेशन में 3 कार्बन तो मिल जाते हैं हमें। यह RUBP जो कि 5 कार्बन की कंपाउंड है, इससे फोटो रेस्पिरेशन में जो PGA बनती है उससे 3 कार्बन की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन 2 कार्बन फॉस्फोग्लाइकोलेट के रूप में वेस्ट हो जाते हैं। फॉस्फोग्लाइकोलेट जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, ऐसे 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक PGA का निर्माण करते हैं, तो इसे 3 कार्बन की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन 1 कार्बन वेस्ट चला जाता है CO2 के रूप में। ध्यान से सुनिए मेरी बात। फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन की कंपाउंड है और 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक PGA का निर्माण करते हैं। 3 कार्बन की प्राप्ति तो हमें हो गई, लेकिन 1 कार्बन जो है वो CO2 के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं, यानी CO2 की कंसेंट्रेशन और कम हो गई। जो CO2 अंदर थे वह भी बाहर निकाल दिए जा रहे हैं, और इसमें ATP भी खर्च हो रहे हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन क्या है? फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्ट प्रोसेस। फोटो रेस्पिरेशन से कुछ हासिल नहीं होता, ये टोटली वेस्ट है। इससे क्या होता है, एक CO2 की भी हानि होती है और एक ATP भी खर्च हो जाते हैं, और ग्लूकोज की फॉर्मेशन भी नहीं होती है। तो दिस इज अ टोटली वेस्ट प्रोसेस। और इस फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए प्लांट्स में कुछ एडेप्टेशंस होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि C3 प्लांट्स की फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन की है, PGA। तो उसी तरह से कुछ एडेप्टेशंस के बाद प्लांट्स की जो है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनती है? 4 कार्बन की, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और ऐसे प्लांट को C4 प्लांट कहा जाता है। C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल क्या हो गए? मेज, सुगरकेन, सोरगम, एमारैंथ। इस तरह के प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होती है। तो C4 प्लांट्स में क्या कुछ एडेप्टेशंस होती हैं फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए, वो देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है इसकी डायमॉर्फिक होती है। डायमॉर्फिक मींस 2 प्रकार की संरचना होती है, ग्रेनल एंड एग्रेनल। ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना प्रेजेंट होते हैं, दैट मींस कि वहां पर लाइट रिएक्शन होगी। लाइट रिएक्शन होगी तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगी, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगी तो ऑक्सीजन इवॉल्व होंगे और NADPH भी बनेंगे। और जब ऑक्सीजन इवॉल्व होंगे तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, और ऑक्सीजन की जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो RUBP CO2 के साथ कंबाइन ना करके बल्कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेगी। तो इसलिए इसमें डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट है,
दूसरी प्रकार की जो क्लोरोप्लास्ट है वो ए ग्रेनल है। ए ग्रेनल मींस यहाँ पर पिगमेंट्स नहीं होंगे, ठीक है, यहाँ पर नो पिगमेंट, नो ऑक्सीजन इवॉल्व, यहाँ पर पिगमेंट नहीं होंगे, दैट मींस यहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर की प्रक्रिया नहीं होगी। फोटोलिसिस ऑफ वाटर की प्रक्रिया नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी इवॉल्व नहीं होंगे। और यह प्रोसेस कहाँ होती है? यह प्रोसेस स्ट्रोमा में होती है, डार्क रिएक्शन। और दूसरी एडेप्टेशन क्या है? क्रेन्स एनाटॉमी। क्रेन्स एनाटॉमी किसे कहते हैं? क्रेन्स मींस रीथ और अरेंज्ड इन अ रिंग। Crans is a reflection of the arrangement of cells. The bundle 6 cells may form several layers around the vascular bundles. Large cells around vascular bundles of C4 pathway plants are called bundle 6 cells. जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये vascular bundle है, xylem and phloem, है ना, ये vascular bundle है और इसके अराउंड जो ये large cells हैं, कई layers में बने हुए, इसे bundle 6 cell कहते हैं। ऐसा C4 plants में होता है, ये adaptation है। Bundle 6 cells may form several layers around vascular bundles. They are characterized by having a large number of chloroplasts. Bundle 6 cell की क्या होती है? बहुत सारी layers होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रीच कहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि शहीदों पर या जो देशभक्त होते हैं या बड़े बड़े नेता होते हैं, उनके मरणोपरांत जो बड़ी बड़ी फूलों की बनी हुई मालाएं होती हैं रिंग शेप में, उसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? रीथ कहते हैं। और कुछ उसी प्रकार की स्ट्रक्चर यहाँ वैस्कुलर बंडल के अराउंड बन जाती है, कई लेयर्स में होते हैं ये, जो कि बंडल 6 सेल कहते हैं इन्हें। बंडल 6 सेल्स may form several layers around vascular bundles. They are characterized by having a large number of chloroplasts, thick walls, impervious to gaseous exchange and no intercellular spaces. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यह क्या है? यह वैस्कुलर बंडल है, जाइलम फ्लोएम, ठीक है, यह वैस्कुलर बंडल है और इसके चारों तरफ लार्ज सेल्स हैं जो कि कई लेयर्स में है और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें बंडल 6 सेल कहते हैं। बंडल 6 सेल की खासियत होती है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और इसकी जो वॉल्स है वह इम्परवियस होती है ताकि गैसियस एक्सचेंज ना हो सके, CO2 एंड ऑक्सीजन जो है वह अंदर ना आ सके। और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस भी नहीं होते हैं क्योंकि सेल्स जो है वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। बंडल 6 के चारों ओर क्या देख पा रहे हैं कि यह मेसोफिल सेल्स है। यह थी क्रेन्स एनाटॉमी जो कि C4 प्लांट्स के लिए एडेप्टेशन है। यह फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को प्रिवेंट करती है। अब आते हैं हैच एंड स्लैग पाथवे के स्टेप्स पर कि इनमें कितने स्टेप्स होते हैं। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, सेकंड ट्रांसपोर्ट, थर्ड डीकार्बोक्सिलेशन, फोर्थ ट्रांसपोर्ट अगेन एंड फिफ्थ रीजेनरेशन। तो इस पांचों स्टेप्स को इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि ये पांचों स्टेप्स किस प्रकार से हो रहे हैं। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है? PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कहते हैं इसे, प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल। यह फॉस्फोइनोल पायरुवेट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? यह मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होते हैं। रूबिस्को इज एब्सेंट इन मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल में रूबिस्को नहीं पाए जाते हैं। अगर रूबिस्को प्रेजेंट होगी तो प्रॉब्लम क्या होगी, यह देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह मेसोफिल सेल है और यह बंडल 6 सेल है। तो मैंने कहा कि मेसोफिल सेल में रूबिस्को प्रेजेंट नहीं होते। अगर रूबिस्को प्रेजेंट होगी तो क्या होगा? क्या जान रहे हैं हम कि मेसोफिल सेल में ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होती है। ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होती है, दैट मींस कि यहाँ लाइट रिएक्शन होंगे, है ना, यहाँ पर लाइट रिएक्शन होंगे, दैट मींस फोटोलिसिस ऑफ वाटर की प्रक्रिया होगी। और अगर फोटोलिसिस ऑफ वाटर की प्रक्रिया होती है तो ATP बनते हैं, NADPH बनते हैं और ऑक्सीजन इवॉल्व होते हैं। ऑक्सीजन इवॉल्व होने के बाद अगर यहाँ रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होगी तो क्या होगा कि रूबिस्को जो है RUBP को ऑक्सीजन से बाइंड करवा देगा और फिर फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। C4 प्लांट्स में यह नहीं होना है। RUBP को ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग नहीं करने देनी है, इसलिए तो यह सारा कुछ हो रहा है। तो यहाँ क्या है? रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। एंजाइम फॉर कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन में कौन सी एंजाइम हेल्प करती है? पेप कार्बोक्सिलेज और पेप केस कहते हैं इसको। ये जो फर्स्ट प्रोसेस है कार्बोक्सिलेशन, दैट मींस एडिशन ऑफ CO2 इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन। और इसमें कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट कर रही है? पेप कार्बोक्सिलेज और पेप केस कहते हैं इसे। अब देखते हैं कि एक्चुअल में मेसोफिल सेल में होता क्या है। मेसोफिल सेल में सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है। वह किस प्रकार से होती है? H2O plus CO2
क्या बनाते हैं, H2CO3 यानी बाइकार्बोनेट बनाते हैं। फिर ये बाइकार्बोनेट आयोनाइज होकर HCO3 बनाते हैं। और यह HCO3 क्या है, वाटर में CO2 को इसी प्रकार से लिखते हैं, तो HCO3 प्लस पेप, फॉस्फोइनोल पैरुवेट, यह क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। पेप इज 3 कार्बन कंपाउंड, इसमें 3 कार्बन है और यह क्या है, वाटर में इस प्रकार से CO2 को लिखे जाते हैं। दैट मीन्स कि यह 1 कार्बन की कंपाउंड है, तो 3 कार्बन यहाँ और 1 कार्बन यहाँ, दैट मीन्स कि 4 कार्बन कंपाउंड बनेंगे। इसमें जो कार्बन फिक्सेशन हो रही है उसके बाद 4 कार्बन कंपाउंड बनेंगे, वह क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यह 4 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इस साइकिल को क्या कहते हैं, C4 साइकिल। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, 4 कार्बन का है, इसलिए इसे C4 साइकिल कहते हैं। अब यह ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड बनेगी और मैलिक एसिड बनने में एक NADPH खर्च हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक NADPH खर्च हो गया। मैलिक एसिड शुगर नहीं है, यह 4 कार्बन कंपाउंड है पर शुगर नहीं है। अब दूसरा स्टेप क्या है, ट्रांसपोर्ट। अब क्या देखते हैं कि यह जो मैलिक एसिड बनी है इसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी मेसोफिल सेल से बंडल स्थित सेल में, और यह क्या बनाती है, मैलिक एसिड, फिर यहाँ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाती है। और इस प्रोसेस में NADP प्लस जो है वह NADPH में बदल जाते हैं। NADPH CO2 को रिड्यूस करने के लिए चाहिए, पर बंडल स्थित सेल में CO2 को रिड्यूस करने वाला यह NADPH नहीं था। हम क्या जानते हैं कि बंडल स्थित सेल में डार्क रिएक्शन होती है, दैट मीन्स कि यहाँ पर CO2 को रिड्यूस किया जाएगा और ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी, लेकिन CO2 को रिड्यूस करेगा कौन, यह काम NADPH करता है और बंडल स्थित सेल में NADPH नहीं है, तो इसे क्या किया गया कि इसे लाया गया कहाँ से, मेसोफिल सेल से। मेसोफिल सेल में फोटोलिसिस ऑफ वाटर के दौरान जो NADPH बने थे वह यहाँ पर इस तरह से लाए गए। बंडल स्थित सेल में फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं हो सकती है, क्योंकि फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगी तो ऑक्सीजन बनेगी, और ऑक्सीजन अगर बनेगी तो फिर यहाँ रूबिस्को प्रेजेंट है जो कि ऑक्सीजन को RUBP के साथ कंबाइन करवा देगी और फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि NADPH को इस प्रकार से लाते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को पहले मैलिक एसिड में बदल देते हैं, फिर मैलिक एसिड को जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में बदलते हैं तो हमें NADPH प्राप्त हो जाता है। और जब थर्ड प्रोसेस होती है डीकार्बोक्सिलेशन, दैट मीन्स की रिमूवल ऑफ CO2, तो इस थर्ड प्रोसेस में यानी डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होती है, CO2 को अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमें CO2 को रिड्यूस करवाना है, CO2 को RUBP के साथ बाइंड करवाना है, तो पहले क्या करेंगे, CO2 को अलग कर लेंगे। उसके बाद CO2 में 1 कार्बन है, तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड है, इससे 1 कार्बन कंपाउंड तो अलग हो गए, बचे 3 कार्बन, तो 3 कार्बन कंपाउंड फिर बनते हैं पायरुविक एसिड। चौथी प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट। अगेन चौथी प्रोसेस में क्या करते हैं, फिर से ट्रांसपोर्ट करते हैं किसका, ये पायरुविक एसिड का बंडल स्थित सेल से मेसोफिल सेल में। ध्यान से सुने मेरी बात। फोर्थ पॉइंट में क्या है, ट्रांसपोर्ट अगेन, दैट मीन्स कि यह जो पायरुविक एसिड बनी है 3 कार्बन कंपाउंड, इसे क्या करेंगे, इसे फिर से ट्रांसपोर्ट करेंगे बंडल स्थित सेल से मेसोफिल सेल में। तो मेसोफिल सेल में, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस हो रही है वह प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हो रही है, यह है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, इसी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रही है बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। तो पायरुविक एसिड जो है वह मेसोफिल सेल में आ गए, और यह एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो यह साइकिल चलती रहनी चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे कि रीजेनरेशन करेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या है, रीजेनरेशन, दैट मीन्स पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पैरुवेट बनाएंगे जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। तो इस प्रोसेस में 2 ATP खर्च हो जाते हैं, है ना, 2 ATP इसमें खर्च हो गए। दोबारा फिर इस तरह से यह PEP जो है वह CO2 के साथ, दैट मीन्स HCO3 माइनस के साथ कंबाइन करके फिर से यह साइकिल चलाएगी, इसलिए रीजेनरेशन हुआ है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि C4 प्लांट्स में यह जो हैच एंड स्लैग पाथवे है, इसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि C4 प्लांट्स में सेल्स 2 प्रकार की होती है, मेसोफिल सेल एंड बंडल स्थित सेल। बंडल स्थित सेल में
RuBP CO2 के साथ कंबाइन करके C3 साइकिल के दौरान शुगर की निर्माण करते हैं। और बंडल 6 सेल में हाई टेम्परेचर और हाई ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ बंडल 6 सेल में ऑक्सीजन नहीं होते, यहाँ CO2 होते हैं जो कि RuBP के साथ कंबाइन करते हैं, इसलिए यहाँ हाई टेम्परेचर एंड हाई ऑक्सीजन की कोई इशू नहीं है। C4 प्लांट्स में CO2 फिक्सेशन C3 साइकिल के द्वारा ही होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर, और उससे पहले जानते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर FF ब्लैकमैन ने 1905 में दिया था। यह सिद्धांत क्या कहती है? If a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value. It is the factor which directly affects the process if its quantity is changed. यह लॉ क्या कहती है कि अगर किसी केमिकल प्रोसेस में एक से अधिक फैक्टर हो तो रेट कौन डिटरमाइन करेगा? रेट वह फैक्टर डिटरमाइन करेगा जो सबसे कम अमाउंट में होगा। एक्सटर्नल फैक्टर में 4 ऐसे मेजर फैक्टर हैं जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करते हैं। उनमें फर्स्ट नंबर है लाइट, सेकंड इज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर थर्ड इज टेम्परेचर एंड नंबर फोर्थ इज वाटर। तो सबसे पहले नंबर 1 लाइट देखते हैं। लाइट के दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्वालिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करते हैं। If temperature and CO2 concentration is not limiting, लाइट लिमिटिंग फैक्टर का काम तब करता है जब temperature and CO2 concentration is not limiting. Rate of photosynthesis is directly proportional to intensity of light. यानी अगर हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, और अगर लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगी। लेकिन अगर रेट बहुत ज्यादा हाई हो तो क्या होगी? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इनहिबिटेड। अगर लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो तो क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है। क्वालिटी इंडिकेट्स फ्रीक्वेंसी और कलर ऑफ लाइट। क्वालिटी क्या इंडिकेट करते हैं? फ्रीक्वेंसी या कलर ऑफ लाइट को इंडिकेट करते हैं। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? रेड एंड ब्लू वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं। और फोटोसिंथेसिस की रेट सबसे ज्यादा हाई रेड लाइट में होती है। नंबर सेकंड इज CO2 कॉन्सेंट्रेशन। CO2 की कॉन्सेंट्रेशन हमारे एनवायरनमेंट में कितनी होती है? 0.03% से लेकर 0.04% तक यह वेरी करती है। और CO2 कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कब इन्फ्लुएंस करेंगे? जब टेम्परेचर एंड लाइट ऑफ इंटेंसिटी इज नॉट लिमिटिंग फैक्टर, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CO2 कॉन्सेंट्रेशन। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस CO2 की कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने से बढ़ती है और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस CO2 के कॉन्सेंट्रेशन के घटने से घटती है। अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन एनवायरनमेंट में 0.05 हो जाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगी, लेकिन अगर इससे ज्यादा हो जाए तो खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। C3 and C4 plants respond directly to CO2 concentration. C3 and C4 प्लांट दोनों ही डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करते हैं CO2 के कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने और घटने से। लो लाइट ऑफ इंटेंसिटी के प्रति दोनों में से कोई भी प्लांट यानी C3 और C4 प्लांट में से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। लेकिन वही हाई लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो तो C3 एंड C4 प्लांट दोनों ही रिस्पॉन्ड करेंगे। C4 प्लांट्स की CO2 की सैचुरेशन लेवल कम होती है, लेकिन C3 प्लांट्स की CO2 की सैचुरेशन लेवल ज्यादा होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि C3 प्लांट्स को ग्रीन हाउस में रखा जाता है ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, और इसके एग्जांपल्स हैं टोमेटो, बेल पेपर एक्सेट्रा। नंबर थर्ड इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करेंगे जब CO2 एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं होंगे। फोटोसिंथेसिस के लिए टेम्परेचर की रेंज कौन सी होनी चाहिए? 5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितनी चाहिए? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। यह एक्सेप्शन है कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। डार्क रिएक्शंस बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड। डार्क रिएक्शन में एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है और
10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे एंजाइम काम नहीं करते, इसलिए डार्क रिएक्शन पर टेम्परेचर का ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। लाइट रिएक्शन पर भी टेम्परेचर के इफेक्ट पड़ते हैं, पर डार्क रिएक्शन से थोड़ा कम। C4 plants respond to higher temperature and so higher rate of photosynthesis. C4 plants क्या करते हैं, हायर टेम्परेचर पर ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी उनमें ज्यादा होती है टेम्परेचर के बढ़ने पर। नंबर 4 इज वाटर। वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वाटर क्या है, एक रिएक्टेंट की तरह काम करती है। हम क्या देखते हैं कि CO2 प्लस वाटर मिल करके सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाती है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करती है। तो वाटर क्या है, एज अ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस के लिए यह बहुत जरूरी है। Less than 1% of the total water absorbed by the root is utilized in photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रूट जितना वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उसमें से 1% से भी कम जो है वह फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूटिलाइज होती है। वाटर स्ट्रेस causes the stomata to close, hence reducing the CO2 availability. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वाटर की कमी की वजह से गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी लेस हो जाएगी, जिसके कारण स्टोमाटा क्लोज हो सकते हैं। और अगर स्टोमाटा क्लोज हो गई तो CO2 एंटर नहीं करेगी स्टोमाटा में, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस पर रिवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। इतना ही नहीं, वाटर की कमी की वजह से लीफ की सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगी और इस तरह से जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसमें भी कमी आ जाएगी। अब आते हैं इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। इंटरनल फैक्टर्स मेनली जो है वह जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पर डिपेंड करता है। इसको हम इस तरह से समझते हैं कि जैसे ग्रास है तो ग्रास की लीफ जो है वह छोटी होती है, लेकिन जो अब बनाना की लीफ ले लें तो बनाना की लीफ काफ़ी लंबी होती है ना। तो अब ग्रास की लीफ जो है वह छोटी ही होगी ना, वो बनाना की लीफ की तरह बड़ी तो नहीं होगी, क्योंकि जो इंटरनल फैक्टर्स है वो जीन के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। तो जिस तरह का प्लांट होता है उसकी लीफ भी उसी प्रकार से होती है, ठीक है। तो यह क्या है, यह है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। और अदर इंटरनल फैक्टर्स क्या है, क्लोरोफिल कंटेंट। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टोटल क्लोरोफिल कंटेंट, रेदर इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, टोटल क्लोरोफिल कंटेंट से इंडिपेंडेंट होती है। क्लोरोफिल की मात्रा अधिक है या ज़्यादा है इस पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल पर डिपेंड करती है। अगर कॉन्सेंट्रेशन अधिक है तो फोटोसिंथेसिस अधिक होगी, अगर क्लोरोफिल की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज करेगी, क्योंकि सनलाइट को ट्रैप कम से कम किया जाएगा तो फोटोसिंथेसिस की रेट को यह डिक्रीज कर देगी। एक्युमुलेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस इफ the glucose produced during this process is not translocated. फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ग्लूकोज बनते हैं उसे अगर टाइम टू टाइम वहां से नहीं हटाया गया, अगर वो प्रोडक्शन के स्थान पर जमा रह गए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगी, डिक्रीज होगी। नंबर 3 इज एनाटॉमी ऑफ लीफ। एनाटॉमी ऑफ लीफ में क्या क्या आते हैं, थिकनेस ऑफ क्यूटिकल एंड एपिडर्मिस, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की। तो थिकनेस क्यूटिकल और एपिडर्मिस की अगर ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस की रेट ज्यादा होगी। नेक्स्ट इज साइज, पोजीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा की साइज, पोजीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी बहुत असर होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर, क्योंकि स्टोमाटा के द्वारा ही CO2 की एंट्री होती है और स्टोमाटा के गार्ड सेल्स में ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। तो स्टोमाटा की साइज, पोजीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत असर होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को गवर्न करने में। सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Number 1 is food. The direct or indirect sources of food of all sorts of animals are photosynthetic plants. जितने भी प्रकार के जीव पाए जाते हैं सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फोटोसिंथेटिक प्लांट्स पर ही अपने भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। इसे हम आगे फूड चेन के द्वारा अच्छे से पढ़ाई करेंगे। फिलहाल यह इतना जान लेना काफी है कि जो हर्बीवोर्स है वो फोटोसिंथेटिक प्लांट पर डायरेक्टली आश्रित रहते हैं और जो कार्निवोर्स है वो हर्बीवोर्स को खाते हैं और वो क्या है, इनडायरेक्टली फोटोसिंथेटिक प्लांट पर आश्रित है, क्योंकि हर्बीवोर्स क्या है कि वो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स को खाते हैं। तो इस तरह से क्या है कि हर जीव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फोटोसिंथेटिक प्लांट्स पर ही आश्रित रहते हैं अपने भोजन के लिए। तो इस तरह से क्या है, हर जीव अपने
भोजन के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फोटोसिंथेटिक प्लांट पर ही आश्रित होते हैं। नंबर सेकंड, बैलेंस ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। CO2 is consumed and oxygen is released during photosynthesis. फोटोसिंथेटिक प्लांट CO2 को कंज्यूम करते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान और ग्लूकोज बनाते हैं और फाइनली क्या है, ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, जिसके कारण प्रकृति में एक प्रकार का बैलेंस बना रहता है। नंबर थर्ड इज स्टोरेज ऑफ एनर्जी। द सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी इन द फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट दैट इज ग्लूकोज। फोटोसिंथेटिक प्लांट जब ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं। इसमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होती है वह सोलर एनर्जी को ट्रैप करती है और फिर फोटोसिंथेसिस के दौरान एटीपी एंड NADPH की प्रोडक्शन होती है, जिसमें यह केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर करके रखे जाते हैं। बहुत समय के बाद फाइनली ये फोटोसिंथेटिक प्लांट इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। पेट्रोलियम, वुड, कोल एंड बायोमास, जो कि ऊर्जा के परंपरागत यानी कन्वेंशनल स्रोत हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने स्टडी कर लिया है C4 प्लांट, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिक। तब तक के लिए पढ़ो, लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।